10वीं कक्षा हिंदी। पाठ 10 ठेस। लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। उनका जन्म 1921 में बिहार के पूर्णिया में हुआ और मृत्यु हुई 1977 में। परिचय। हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। हिंदी का जो कथा धारा है, जो राइटिंग स्टाइल है, उसका पूरा तरीका बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी, उन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद जी इस तरह बुलाते हैं। प्रेमचंद जी तो आप जानते हैं, गबन वगैरह लिखा हुआ जो बहुत ही फेमस एक लेखक है। तो आज़ादी के बाद का प्रेमचंद ऐसा इन्हें पुकारते हैं। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो इनका जो राइटिंग में एक स्पेशल तरीके के धुन या तरीका, एक सुर, सुंदरता वगैरह मिलता है। और इनका जो भाषा स्टाइल है, जो शैली यानी स्टाइल, लिखने का जो स्टाइल है, बहुत ही जादुई तरीका है। उनके प्रमुख कृतियों का नाम है मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि आदि यानी एक्सेट्रा। गद्य संबंधी क्या दिया है देखो। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। हमने पहले ही देखा, जो ये लेखक है उनका सभी कहानियों में, उपन्यासों में आंचलिक जीवन के बारे में या उसके धुन, उसका जो स्टाइल दिखाई देते हैं। आंचलिक जीवन मतलब क्या है? कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक स्पेशल एरिया, कोई एक क्षेत्र के बारे में, उधर के जीवन शैली के बारे में, उधर के जो तरीका है, लोग किस तरह जीते हैं, उधर के रीति रिवाज, कोई एक एरिया के बारे में या उसके हर एक स्पेशलिटी को दिखाते हुए अगर कोई कहानी लिखते, उपन्यास लिखते, तो हम उसे आंचलिक कहानी या फिर आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो उसमें कोई एक एरिया, एक क्षेत्र के बारे में काफ़ी, मतलब उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसी क्षेत्र को जुड़े, उसी क्षेत्र में का लोगों का जीवन का तरीका, सब कुछ उसमें दिखाई देते हैं। तो वैसा ये भी एक आंचलिक कहानी है। यहाँ पर बिहार के एक ग्रामीण जीवन, बिहार के ग्रामीण यानी गांव, बिहार के एक गांव के जीवन उस पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन यानी गांव के जीवन, सामाजिक संबंध, वहाँ के समाज के जो रिलेशन से, कारीगरी काम, मजूरी वगैरह करना, कारीगरों के स्वाभिमान, और ये मजदूर लोग जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग, कारीगर, उनका अपना स्वाभिमान, स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ये सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चित्रित किया है। चलो लेसन देखते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। बेगार मतलब जो व्यक्ति सही में काम नहीं करते, केयरलेसली, बिल्कुल ध्यान दिए बिना काम करते हैं, उसे बेगार कहते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तल कर पाँव रखता हुआ। धीरे धीरे, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो खेती बाड़ी के टाइम, खेत में जब काम होते हैं, उस वक्त कोई भी सिरचन को नहीं बुलाते हैं खेत में काम करने, क्योंकि लोग उसे बेकार तो समझते ही है, साथ साथ में बेगार भी समझते हैं।
और अगर उन्हें बुलाया तो क्या होगा, वो बाकी सभी मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 यानी 1/3 काम जब करके हो जाएंगे, तब पहुंचेगा सिरचंद राय कहीं से। तो एक खुरपी, खुरपी एक छोटा सा फार्म या एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, उसको लेकर आते हैं। वो भी कहाँ पर आएंगे, कहाँ से, पगडंडी पर, यानी जो खेती में छोटा सा रास्ता बनाया हुआ रहता है चलने के लिए, थोड़ा ऊंचा बांधकर एक इंसान एक टाइम पे चल सकते हैं, वैसा छोटा सा रास्ता बनाया हुआ रहता है, उसे पगडंडी कहते हैं। तो पगडंडी पर खड़े रहकर पगडंडी पे से तौल तल कर, यानी एक एक पैर को बहुत ही ध्यान से मेजरमेंट से रख रख के आराम से आएंगे धीरे धीरे। हाँ, अगर किसी को दिल करता है कि किसी को मजदूरी फुकट में दे, बिन बेकार में, मतलब मुफ्त में दे, बिना कोई काम किए, तो कोई बात नहीं, आप सिरचन को बुला सकते हो। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बांधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिरचन को आज के तारीख में लोग मुफ्तखोर, मुफ्तखोर यानी मुफ्त का खाने वाला, कामचोर भी कहते हैं, कोई चटोर कहते हैं। चटोर क्या होता है, जो ग्रीडी पर्सन होते हैं, यानी जो भुक्कड़ होते हैं, बहुत कुछ खाने वाले, हद से ज़्यादा खाने वाले, इस तरह सब बुलाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी मड़ैया यानी उनके घर, उनके झोपड़ी के तरफ जाकर लोग, उनके झोपड़ी में जाकर लोग उनके पास जाकर उनसे बातें करती थी। लोगों का सवारियां बंधी रहती थी, यानी कि लगातार लोग, उनके बड़े बड़े लोग, बाबू लोग यानी समाज के बड़े बड़े अमीर लोग उनके घर की तरफ जाते थे, उनके झोपड़ी पे जाते थे। लोग उनके पूछताछ तो करते ही, साथ साथ में उनके खुशामद भी करते थे, यानी तारीफ भी करते थे। लोग कहते थे कि अरे सुरचन भाई, अभी तो ये सब एक कारीगरी आपके ही हाथ में है पूरे इलाके में, थोड़ा समय निकाल कर चलो, क्योंकि शहर से भैया की चिट्ठी आई है, क्या बनाकर लाना है, एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो, इस तरह बोलकर भैया ने चिट्ठी भेजी है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि सिरचन एक अच्छा कारीगर है, एक अच्छा आर्टिसन है, जिनके हाथ में कुछ अच्छा कला है। तो वो कलाकार कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं, जो रेयर है, जो आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, कुछ कोई सेपरेट तरीके के लोग या कुछ अलग ग्रुप के लोग होते हैं जो कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि एक एक एरिया में आप जाओगे तो वो एरिया का, कुछ एरिया में मिरर उधर का फेमस है, तो कुछ एरिया के मैट फेमस है। और जैसे कि आपने सुना होगा कोई एरिया में का चादर बहुत ही फेमस है। तो वो सब ऐसे बनाने वाले कुछ कारीगर लोग होते हैं। तो परंपराओं से वो काम वो लोग करते आए हैं, पर उनके जो पीढ़ी के कुछ लोग अभी बाकी बहुत ही कम लोग बचे हैं जो एक काम करने वाले हैं। तो उनमें से कोई एक कारीगर है हमारा ये सिरचन। अब ये चिक क्या होता है, चिक मतलब बांस की जो तीलियां होती है, मतलब बांस के जो सूखे जो घास है, पत्ते हैं, उससे बनने वाले एक पर्दा है, उसको कहते हैं चिक। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। हाँ, जब भी मेरी माँ मुझसे बोलते कि सिरचन को जरा बुला ला, तो मेरा सवाल पहला ये होता है कि क्या क्या भोग लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। मतलब इसका मतलब है कि अगर किसी ने भी सिरचन को काम के लिए बुलाया तो वो कुछ फरमाइशें रखते हैं, मुझे खाने के लिए ये चाहिए। तो खाने के लिए जिस तरह अच्छे अच्छे चीज़ होंगे उस हिसाब से सिरचन अपना काम करते हैं। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी करना मतलब इंसल्ट करना। मेरे सामने ही एक बार पड़ोसी गांव के जो पंचानंद चौधरी है उनके छोटे बेटे को इंसल्ट कर दिया था। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। क्या कह रहे थे वो लड़के को, तुम्हारी भाभी नाखून नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। तरकारी यानी जो कुक्ड वेजिटेबल है या मटन वगैरह है, जो भाजी, भाजी तुम्हारी भाभी किस तरह का
परोसती है नाखून से निकाल कर, यानी इतने कंजूसी कर कर। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। इस तरह बोलकर उसको चिढ़ाया, उसका इंसल्ट कर दिया। इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, हुलस कर यानी बहुत ही खुश होकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। नैनू क्या कर रही थी? मत रही थी, यानी मक्खन निकालने के लिए जो काम हम करते हैं, दही को मथते हैं, मथन करके उसमें से मक्खन को निकालते हैं और उसको गर्म करके घी बनाते हैं। तो आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? हाँ, तो माँ को पता है, हमारे लेखक की माँ को पता है सिरचन की पसंद और नापसंद। बोला कि घी की जो खखोरन है, मतलब घी से बनाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ का नाम है खखोरन, उसके साथ तुम चूड़ा बहुत पसंद से खाते हो ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, संवाद यानी मैसेज भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। उसकी ननंद रूठी हुई है, उसे क्या चाहिए? मोती। मोती एक किस्म के घास है, उस घास की शीतल पार्टी, शीतल पार्टी यानी एक तरीके का मैट, चटाई, उसके लिए मांग कर रही है। और उसकी ननद रूठी है, उसे क्या चाहिए? मोती की शीतल पार्टी चाहिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। ये सुनते हुए सिरचन अपनी पनियाई यानी उसके मुंह में पानी आ गई है, उसके जीभ खखोरन के घी की खखोरन के बारे में सुनकर उसके मुंह में पानी भर गए हैं। तो अपने जीभ को संभाल कर हंसते हुए बोला, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी। हाँ, क्या कह रहा है? काकी मैं घी की बहुत ही सौंधी सुगंध यानी बहुत ही अच्छे खुशबू सूंघ कर आ रहा हूँ। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। मतलब ये तो अभी शादी ब्याह की मौसम है, तो इतने कामे में लगे रहते हैं कि मुझे कहाँ फुर्सत मिलता है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। जाति का कारीगर मीन्स वो पूरे परंपराओं से, उसके जात में जितने भी लोग हैं वो पूरे इसी कारीगरी करने वाले लोग हैं। और उसका जाति का कारीगर है, मतलब उस काम में बहुत ही अच्छे हैं। घंटों बैठकर मैंने उसके काम देखा है, काम करने के ढंग तरीका। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त यानी खत्म। तो एक एक पटेर, मोती क्या होता है? ये सब घास, एक एक घास को लेकर हाथ में लेकर बहुत ही जतन से, बहुत ही लगन से उसको जोड़ जोड़ कर उसका कुच्ची बनाकर और उस कुच्चियों को रंगने से लेकर, मतलब रंग उसमें कलर चढ़ाना पड़ता है, ये सब काम पूरे दिन उसमें लग जाता। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुवन साहब की तरह फुफकार उठता। अगर वो काम करते वक्त उसके तन्मयता यानी उसके लगन को किसी ने अगर थोड़ा भी बीच में डिस्टर्ब कर दिया, कुछ बाधा डाल दिए, कुछ अड़चन डाल दिया, तो ये गेहुवन सांप, एक तरीके का सांप का ना, एक स्नेक है गेहुवन सांप, उसकी तरह फुफकार उठता यानी बहुत ही गुस्से में आ जाता, सीधा खड़ा हो जाता और कहता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, कामचोर नहीं। मुंह जोर है मतलब मुंह से जो बोलेंगे, बिना कटु बातें करने वाला, बिना सोचे समझे बहुत ही कटु मतलब कड़वाहट से बात करने वाले को, या मुंह फट हम ज़्यादातर बोलते हैं। तो सिरचन मुंह फट है लेकिन कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, मतलब सिरचन को कुछ पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं, मजदूरी वो नहीं लेता, पर उसको पेट भर के भात यानी खाना मिलना चाहिए। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर समझो दूध में मिठाई यानी कम चीनी डाले, कोई बात नहीं, वो सहन लेंगे, पर बात जो उनसे करेंगे तो वो बातों में जरा जरा भी झाला यानी कोई
थोड़ा भी कड़वाहट से, इंसल्ट से अगर उनसे बात कर लें तो वो बर्दाश्त नहीं करते। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर जैसे हमने पहले देखा, भुक्कड़, तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो लोग इस तरह कहते हैं कि थोड़ी अच्छे अच्छे चीज़ें, तली बघारी हुए तल वल के बनाए हुए कुछ तरकारी रखो और दही की कड़ी बना लो, मलाई वाला दूध रखो, इन सभी का प्रबंध यानी अरेंजमेंट पहले कर लो, फिर उसे बुलाओगे तो दुम हिलाता हुआ चले आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अगर खाना पीना अच्छा से उसे नहीं मिला तो उसके बाद जो काम वो करेगा वो काम में भी क्लियरेंस नहीं होगा, यानी जितना अच्छा से पहले काम कर रहे थे उतना क्लियरेंस या नीटनेस से वो काम नहीं करेगा। कम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। अगर खाना अच्छा नहीं मिला तो अधूरा आधा काम कर कर उठ जाएगा और बोलेंगे कि आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। अध कपाली मतलब आधा सर। लोग बोलते हैं ना आधा सर बहुत दुखता है, तो ये भी खड़े होकर बोलेंगे कि आज मेरा सर आधा सर दुख रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर लूँगा। किसी दिन माने कभी नहीं। और उठकर बोलेगा कि आज सर आधा सर दुख रहा है, थोड़ा सा काम रह गया है, कुछ दिन आकर किसी दिन आकर करेंगे, लेकिन इसके ये किसी दिन कभी होता नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियां की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऐसा हाथों से बनाने वाले चीज़ें सिरचन के सिवा और किसी को नहीं पता गांव में। जैसे मोती घास के पटरे की रंगीन शीतल पाटी, एक अलग तरीके का घास है मोती घास और पटेर, तो इसके रंगीन यानी कलरफुल शीतल पाटी मैट, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, बांस के जो पतले पतले तीलियाँ, पतले पतले जो स्ट्रिप्स बनाकर उससे बनाने वाले कर्टन, चिक यानी कर्टन, सतरंगे डोर के मोढ़े, बहुत ही अलग अलग कलर के या 7 कलर के डोर के यानी रस्सियों से बनाए हुए मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, भूसी चुन्नी यानी जो अनाज के जो टुकड़े वगैरह होते हैं वो रखने के लिए मूंज दूसरा एक किस्म का घास होता है, उसकी रस्सी से बड़े बने हुए बड़े बड़े जाले। हलवाहों के लिए ताल के, हलवाह कौन है, हल चलाने वाला, खेत में हल चलाने वाले किसानों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इस तरह और भी बहुत सारे काम जो सिरचन के अलावा किसी को गांव में नहीं पता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। हाँ, बात तो लेकिन ऐसा अभी आजकल है कि गांव के लोग इसे, इन सभी काम को बेकाम का काम यानी बेकार, बिना कोई उपयोग के काम समझते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। बोलते कि ये बेकार का काम है, तो ये कुछ काम करने पर ना उसे मजदूरी देनी होती है ना अनाज देना होता है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। हाँ, बस खाना खिला दो पेट भर के और काम करके ख़त्म हो जाएंगे, तो जाते वक्त एक आधा पुराना कपड़ा रहेगा तो दे देना। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, तो चुपचाप लेकर चला जाएगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है, लेकिन सिरचन ऐसा नहीं कि चुपचाप चले जाने वालों में से।
सिरचन को बुलाने वाले, काम के लिए बुलाने वाले हर कोई जानता है सिरचन बोलने में भी बहुत होशियार है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठना, बहुत गुस्से में आ जाना। महाजन टोले की भज्जू महाजन नाम के बंदे की जो बेटी है, उसे सिरचन ने कुछ बात ऐसे सुना दी कि वो बहुत ही गुस्से में आ गई। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात, वो धमकी दी। और सिरचन ने क्या जवाब दिया? बड़ी बात है, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? तो सिरचन ने बोला कि हाँ बिटिया, ये बड़ा ही बात है, क्योंकि बड़े लोगों की सिर्फ बात ही बड़ी होती है, बाकी कर्म बड़ी नहीं होती। अगर नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियां बनाकर, मतलब चटाइयाँ बनाकर, जो बैठने के जो मैट है वो बनाकर सिर्फ उसके बदले में क्या खिलाएं? खेसारी का सत्तू, मतलब भुनी हुई जो दाल का आटा, वो खिलाकर कोई ऐसा काम करवाए? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। हाँ बेटी, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है इसे कंजूसी का काम। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बहिरंग वापस। तो इस बार मेरी सबसे, मतलब लेखक की सबसे छोटी बहन पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, तो उसकी नाम है मानू। और मानू की दूल्हे ने क्या जवाब दिया है, क्या पत्र में क्या लिखकर भेजी है? चेतावनी दी। क्या है? मानू के साथ भले ही मिठाई की पैकेट नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, पर 3 जोड़ी फैशनेबल चिक चाहिए और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना अगर मानू आई तो। फिर भाभी आगे रीड कर रही है हंसते हुए कि बहिरंग वापस, यानी कि तुरंत, वैसे मतलब बिना टिकट के समझो वापस भेज देंगे। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। इसलिए मेरी माँ ने, मतलब लेखक की माँ ने 1 हफ्ते पहले ही सिरचन को बुलाकर काम के लिए तैनात कर दिया था, यानी नियुक्त कर दिया था। और माँ ने कहा सिरचन से, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो क्या देने का लालच दिया है सिरचन को? नई धोती, वो भी मोहर छाप वाली धोती। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। एकदम पतले, बहुत ही पान के जैसे, पत्तों के जैसे पतली छुरी से बांस की तीलियों को और कमानियाँ क्या होता है? कमानी यानी जो आर्क शेप में जो टेढ़े जो खिलियाँ होती हैं, उसको चिकनाते हुए सिरचन अपना काम चालू किया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। झब्बा, धागों को पिराकर मोती जैसा जो बनाना, घाट बनाकर, तो रंगीन अलग अलग कलर के सुतलियों के झब्बे बनाकर, या उसमें झब्बे यानी घाट राउंड डालकर चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देख कर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। सिर्फ 1.5 हाथ, 1.5 उतना हाथ की लंबाई का जो बिनाई, यानी उन्होंने जो चीक बुना, वो देख कर ही समझ जाएंगे लोग कि ये इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया, तो इतने अच्छे नए डिज़ाइन का चीक बंधे हुए मजली भाभी यानी 2 नंबर भाभी को नहीं रहा गया देखकर। उन्हें जलस फील हुआ। पर्दे की आड़ से बोली, यानी पर्दे के पीछे खड़े रहकर उसके आड़ से वो बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती।
तो उसका कहना है कि अगर मुझे पहले से ये पता होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से इतनी अच्छी चीज़ बन जाएगी तो मैं कब का मेरे भैया को भी ये बात बताती और मुझे भी ऐसे अच्छे चीज़ बनकर मिल जाते। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। काम में व्यस्त थे सिरचन, फिर भी उनके कान में ये बात पड़ी। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तो वो कंपेयर करने लगा मानो दीदी को, यानी मानो नाम की जो छोटी मतलब हमारे लेखक की छोटी बहन को और मंजली भाभी को। बोला कि आप अगर मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर रेशमी कुर्ता भी देते तो भी इस तरह का चीज़ नहीं बनते। मानो दीदी कुछ स्पेशल है। वो काकी की यानी लेखक की माँ काकी की सबसे छोटी बेटी है और उनका दूल्हा उनका पति अफसर है, यानी ऑफिस में काम करता है, ऑफिसर है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, यानी उदास हो गई। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, बड़बड़ करते हुए बोली, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। हाँ, इसको तो मोहर छाप वाली धोती से नहीं, ज़्यादा मूंगिया लड्डू यानी मूंग के आटे से बने हुए लड्डू इसके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। वो मिला, इसके लिए वो इतना अच्छा काम कर रहा है। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। हाँ, अभी बेटी की विदाई यहाँ पर हो रही है तो इसको रोज खाने को मिलेगी लड्डू वगैरह। तो इसके लिए तो यहाँ पर आके पड़े हुए और इतने अच्छे चीज़ बनाकर दिल जीत रहे हैं। इस तरह चाची ने कहा। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। तो अगले दिन चिक की बाकी काम करते वक्त पहली पाती में मतलब पहले पंक्ति, पहले जो लाइन बने उसमें 7 तारे लगाए, वो भी 7 अलग अलग रंग के। 7 भैया तारा मतलब अलग अलग तारे शेप में बनाने लगे। वो अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। एक बार वो काम में लगन से लग गए तो फिर उनको खाने पीने की कोई होश नहीं रहता। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। हाँ, तो उसको सुबह नाश्ते में कुछ लाकर रखे हैं एक सूप में। तो चिक में सुतली के फंदे, सुतली यानी धागा, रोप, छोटे छोटे रस्सियाँ, उसके फंदे डालकर उसने पास में लाकर रखे हुए सूप पर, समझो प्लेट, उस पर निगाह डाली, नज़र डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला, एक ढेला यानी एक ढेर लगाकर मतलब थोड़ा सा गुड़ और चिवड़ा ये लाकर रखे हैं। मैंने लक्ष्य किया, मैंने भी ध्यान दिया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, मतलब उसे पसंद नहीं आया। ये चिवड़ा और गुड़ देखकर उसको अच्छा नहीं लगा। उसके नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, मतलब उसके चेहरे में नापसंद नजर आया। मैं दौड़कर माँ के पास गया। हमारा लेखक दौड़कर अपने माँ के पास गया और पूछा, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। कलेवा यानी नाश्ता। नाश्ते में सिरचन को आज नाश्ता कौन दिया? सिर्फ चिवड़ा दिया है और गुड़। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। माँ क्या कर रही थी? रसोई घर में किचन के अंदर पकवान मतलब एक एक आइटम्स, फूड आइटम्स बनाने में लगी हुई थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो किसने खाना दिया है, नाश्ता परोसा है? मजली भाभी ने। तो उसने जानबूझकर ये नहीं दिया। तो माँ ने किचन से चिल्लाकर पूछी कि अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। मुंह में चिवड़ा भराते हुए खाते हुए सिरचन वहाँ से चिल्लाकर बोले, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। अछूता यानी बिना टच किए, बिना छुए, अनछुए गुड़ का ढेला सूप के साइड में पड़ा रहा। उसने नहीं खाया। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की बहुएं तन गई। बहुएं तन गई मतलब बहुत ही गुस्सा आया मजली भाभी को। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई।
मतलब मुट्ठी भर, अपने मुट्ठी भर के बूंदियाँ ले ली और सीधा आकर सूप के अंदर फेंक कर गुस्से से चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? तो सिरचन छोड़ा नहीं। अपना बेइज्जती का जवाब उन्होंने तभी का तभी दिया। पूछा कि मजली बहुरानी, अपने मैके से लाई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तो गलती भी खुद करती है और रोकर भी खुद दिखाती है। अपने कमरे में गई और रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा। तो ये देखकर चाची को अच्छा नहीं लगा। चाची जाकर माँ के पास गई और जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? तो माँ को जाकर चाची पूछ रही है कि हाँ, ये बंदे से अगर मुंह लगाएं तो सीधा वो सर पर ही चढ़कर बोलेगा। किसी के नैहर ससुराल, नैहर यानी मायका, ससुराल की बात ये क्यों करेगा? इसको अपना काम करके चले जाना चाहिए ना। मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है, तो माँ की बहुत ही प्यारी लाडली बहू है मजली भाभी। माँ तम तमाकर बाहर आई, मतलब बहुत ही गुस्से से बाहर आई और सिरचन से बोली, सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुटी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। ऐसा बदकुटी मतलब बात काट के, मतलब खिलाफ बोलना। तो ऐसा बात करने की क्या ज़रूरत? जो कुछ भी ज़रूरत है मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना यानी गुस्सा आ गया सिरचन को भी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों उसने जवाब नहीं दिया होगा? क्योंकि माँ का इज्जत करता होगा वो। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। बांस में टांग कर रखा हुआ अधूरे जो चटाई है उस पर फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। तो मानू क्या काम कर रही थी? बैठक खाना यानी बाहर का जो ड्राइंग रूम या हॉल जो है वहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए पान सजाकर दे रहे थे। पान में चूना वगैरह लगाकर, सब जो चीज़ें लगती है पान खाने के लिए उसको सबको लगाकर दे रहे थे। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली। तो मानू बहुत ही प्यार से सिरचन के पास आई। चुपके से पान का एक बीड़ा, यानी बीड़ा बोलेगा तो पान के अंदर जो कुछ भी चीज़ें लगाकर जो गोल किया हुआ वो गोला सिरचन को दिया एक, और बोली, इधर उधर देखकर बोली, मतलब यहाँ वहाँ देखकर धीरे से बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। तो बोला, ये कामकाज का घर है, मतलब लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहे हैं तो अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग किस्म की बात करेंगे। किसी की भी बात को ध्यान मत दो, कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। तो मानू की इस कहने पर सिरचन को थोड़ा ठीक लगा और सिरचन मुस्कुराया और पान का बीड़ा मुंह में लगा लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। इसी वक्त चाची अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक यानी चकित हो गई, शॉक्ड हो गई, इसको कौन पान दिया? सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देख कर कहा। तो बेचारा सिरचन को तो ये पता नहीं कि चाची अगर देखेगी तो चाची का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि इसने तो कोई चोरी वीरी किया नहीं है, जो मानू ने दिए वही खा रहे। तो चाची को देखकर सिरचन ने पूछा, क्योंकि चाची क्या कर रही थी, घूर रही थी सिरचन को। तो सिरचन ने कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गम का हुआ जर्दा खिलाना। गम का हुआ यानी खुशबूदार, सुगंधित, जर्दा यानी तंबाकू, आपकी जो डिबिया में जो खुशबूदार तंबाकू है वो ज़रा मुझे खिलाना, बहुत दिन हुए। आगे बोलने वाले थे पर इससे पहले चाची बोलने लगी। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। जली भुनी मतलब नाराज, कुछ तो वजह, पता नहीं क्या वजह है, हमेशा चाची सिरचन से नाराज ही रहती। और कुछ लोगों को तो किसी से नाराज होने की कोई वजह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, झनकती हुई यानी बहुत ही गुस्से से बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, मतलब ऐसा कोसती है, बोलते कि तुम्हारी आगे बढ़ी हुई जो जीभ है उसमें आग लगे। घर में भी पान और गम का हुआ
जर्दा खाते हो, मतलब तुम अपने घर में भी ये पान गमगवा जर्दा खाते हो, इतना है तुम्हारा हैसियत। चटोर कहीं के, भुक्कड़ कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, मतलब मेरा जी घबराने लगा, मैं डर गया, हो गया सत्यानाश। बस अब इतना बोल दिया, अब तो सर्जन काम नहीं करने वाला। बस सर्जन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, मतलब सर्जन की उंगलियां काम करना बंद कर दी। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। तो कुछ देर तक सर्जन कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा। फिर अचानक उठकर पीछे साइड में, पीछे के दरवाजे, मतलब घर के पीछे के हिस्से में गए और पीक थूक आया, यानी पान की जो रस्सा है वो थूक आया। अपनी छुरी हंसियाँ वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। जो कोई भी औजारें हैं, छुरी हंसियाँ वगैरह जो कोई भी औजार है वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो सब समेट कर इकट्ठा कर संभाल कर अपने झोले में, अपने थैली में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली, उधर लटकाई हुई अधूरी चिक, उस पर एक बार नज़र डाली और हनहनाता हुआ यानी बड़बड़ाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। मानू ये देखी पर कुछ नहीं बोली, अधूरी जो चिक है वहाँ उसको देखती रही। मानो जैसे उसमें जो 7 तारे लगे थे वो मंद पड़ गई, यानी एकदम डल हो गया। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मतलब उदास मत हो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। हाँ, जब मेला है मेले से खरीद कर तुमको भेज दूंगी ससुराल में। मैं सिरचन को मनाने गया। मैं सिरचन के पीछे उनके घर मनाने के लिए गया। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वो कुछ सोच रहा है। एक फटी हुई शीतल पाटी, एक फटी हुई चटाई पर वो लेटे हुए हैं और सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बउआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। तो लेखक वहाँ उनको मनाकर लेकर आने के लिए गया तो उनका जवाब ये था। वो क्या कर रहे थे, एक फटी हुई चटाई पर लेटे हुए थे। जैसे ही लेखक को देखा उन्होंने कहा कि बबुआ जी अभी मैं और नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ, मैं नहीं करूँगा। मोहर छाप वाली धोती तुम्हारी माँ देकर मैं क्या करूँगा उसका, मेरे घर में कोई पहनने वाले हैं। मेरी घरवाली तो खुद मरी और साथ में अपने बेटे बेटियों को भी ले गया, यानी कि उनका अपना कोई नहीं। अगर घरवाली जिंदा होती तो ये मेरा हाल नहीं होता। और ये शीतल पाटी जिसमें मैं सोया हूँ, ये शीतल पाटी उन्हीं के बनी हुई है। और इस शीतल पाटी को छू कर, यानी इस शीतल पाटी की कसम खाकर मैं कहता हूँ कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे गांव में तुम्हारे घर में मेरी इज्जत होती थी, मेरी कदर करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है। ठेस यानी मन को चोट लगना। तो इस कलाकार के मन को बहुत गहरी चोट लगी है, वह नहीं आ सकता, ये मैं समझ गया। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। तो बड़ी भाभी तो थोड़ी दिल की अच्छी है, वो जो अधूरी चिक के साइड में झालर लगाने लगी, मतलब साइड से डिज़ाइन लगाकर उसको पूरे करने की कोशिश की। ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू से पूछा, ये भी बेजा मतलब सूटेबल नहीं, यानी अनुचित, जो सूटेबल नहीं लगता ऐसा, मतलब ये भी सूटेबल तो कर रहा है, मतलब सूटेबल नहीं ऐसा तो नहीं लगता, ये भी इसको ठीक लग रहा है, मतलब ये लगाने से भी ये अच्छा ही लग रहा है ना मानू। मानू कुछ नहीं बोली, मानू कोई जवाब नहीं दी बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। लेकिन भले ही मानू कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं चुप नहीं रहा। मैंने बोला, चाची और मजली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। आप तो बना रही है बड़ी भाभी, आप अच्छा बना रहे जो कुछ भी है, लेकिन चाची और मजली भाभी की नज़र इसमें भी ना लग जाए। अगर ऐसा होगा तो ये भी खराब हो जाएगा।
मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। अभी ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे, वो भी मैं ही जा रहा था रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। तो स्टेशन पर पहुंचा और सामान सब चढ़ा रहे थे मैं, तो मैंने देखा कि अधूरी चिक जो सिरचन ने बनाया हुआ है उसको मोड़कर उसको फोल्ड करके अपने हाथ में बहुत ही बड़े प्यार से रखी है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो गया। ये देखकर मुझे सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। मतलब मेरा मन चाहा कि इसको चाची जिस तरह इसको कोसा वैसे ही इसको कोसूं। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। तो गाड़ी आई और सामान सब चढ़कर मैं जस्ट दरवाज़ा बंद करने जा रहा था, इतने में प्लेटफॉर्म पर दौड़कर आने वाला सिरचन मेरे नज़र में पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिटकी में के स्वर में कहा। मैंने खिड़की से गर्दन बाहर डालकर पूछा, क्या है? वो भी झिड़की स्वर में, यानी कि चिढ़े हुए स्वर में पूछा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। मतलब उनके पीठ पर एक बोझ था, उस बोझ को नीचे उतारते हुए उतारा और बोला, दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ हैं, एक बार देखूं। बोला, मैं दौड़ कर आया हूँ, दरवाज़ा ज़रा खोलिए और मानू दीदी कहाँ है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। मानू सिर्फ इतना बोला, सिरचन दादा। वो भी इमोशनल हो गई, इसलिए आगे कुछ बोल नहीं सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा। खिड़की के पास खड़े सिरचन कहा, ये मेरी ओर से हैं, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी तो उसके अंदर सब कुछ चीज़ें हैं। एक मतलब जो लेकर आया हुआ बोझा देते हुए बोला, इसके अंदर सभी चीज़ें हैं दीदी, मेरे तरफ से मैंने बना कर लाया है। शीतल पाटी है, चिक है और जो कुशन होता है वो भी एक है। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मानू जो मोहर छाप वाली धोती जो देंगे करके जो वादा किया माँ ने, उसका दाम निकालकर सिरचन को देने के लिए लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर, मतलब कोई गलत काम होता तो कैसा हम एक्सप्रेस देते हैं वैसा अपना ज़ुबान बाहर निकालकर दांत से उसको काटकर कहा। काटकर क्या किया? दोनों हाथ जोड़ दिए, मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो दिखाते हुए। मानू फूट फूट कर रोने लगी, मतलब बहुत जोर का रोने लगी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। मैं लाया हुआ जो बोझा है उसको खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। यानी इतने अच्छे कारीगरी और वो भी इतनी बारीकी से, बहुत ही इतने सुंदर रंगों से बनाया हुआ काम मैंने कभी इसे पहले देखा नहीं। और ये कहानी कहाँ से निकाली है? फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियाँ।